पे हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में, मतलब जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है, उसको हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोला करते हैं, और जो उसके अलावा हम लोगों का जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ के, मतलब जो ट्रफ वाला पार्ट होगा, उस चीज़ को इन जनरल हम लोग इंटरमीडिएट आराम से बोल सकते हैं। फिर उसके अलावा ऐसा मेंशन किया था कि हर एक रिएक्शन को कराने के लिए हम लोगों को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जिस चीज़ को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोला करते हैं हम लोग। बिना उसके हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन आराम से हो सकता है। तो उस केस में हम लोगों का 3 पॉइंट तो हम लोगों ने लिखवाया था लास्ट क्लास में। ऑल द पीक्स इन अ गिवन एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। ऑल द ट्रफ्स in an energy coordinate diagram represents an intermediate, or number of transition states is equal to number of steps, number of intermediate is equal to number of steps, ऐसा बोला जा सकता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, 4 पॉइंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन the slowest step of the reaction will be the rate determining step, will be the rate determining step, उसको हम लोग RDS बोला करेंगे हमेशा। And the step with highest या largest लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, the step with largest energy of activation in the energy coordinate diagram। एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम तो खैर क्या ही है, लार्जेस्ट ये किसी भी पार्ट में अगर हम लोग ले लें, कोई भी स्टेप जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे हाईएस्ट होगा विल बी द RDS, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। हम लोगों के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में जिस स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा, उस स्टेप को हम लोग आराम से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं। और उसको डिटरमाइन करने का तरीका नॉर्मली ये होता है कि जैसे अगर मान लो हम लोगों के पास ऐसा एक रिएक्शन वाला पार्ट दे रखा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, एक मिनट, मान लो ऐसा एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ दे रखा है कि हम लोग, अरे हाँ, रिएक्टेंट से शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इस केस में मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो इस केस में हम लोगों के पास 2 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉरवर्ड रिएक्शन का स्टेप है। पहला यहाँ से इंटरमीडिएट तक जा रहा है, फिर दूसरा इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक जा रहा है। तो पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक गए एक स्टेप, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक गए दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग आराम से यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, और दूसरे स्टेप के लिए भी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग मेजर करेंगे वो एग्जैक्टली इधर से ही मेंशन किया करते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के काम करना, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है भले ही यहाँ पे है, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग यहाँ से मेजर करके चलेंगे। तो उसके इसमें दूसरे स्टेप वाले पार्ट में हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट ये दे रखा होगा, ऐसा हम लोग मेंशन करके काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों स्टेप में जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, जो कि पहले वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो वही पार्ट अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब ये जो सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप का मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट से प्रोडक्ट तक के, सॉरी इंटरमीडिएट तक के जाने का स्टेप, ये हम लोग का आराम से RDS निकल के आ जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन वाले पार्ट में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही चीज़ अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में जो पार्ट सबसे लार्जेस्ट गैप के साथ होगा, लार्जेस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ होगा, उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, और इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा हेडिंग हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, जो हम लोग को कंसिडर करना है यहाँ पे बेसिकली। हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, हैमंड्स पोस्टुलेट। एक्चुअल में ये टर्म NCERT में कहीं नहीं दे रखा, और इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स में भी कहीं नहीं दे रखा होता है,
लेकिन इस टर्म का हम लोग को यूज़ करना होता है। आगे कहीं पे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में एक जगह इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो जहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करके आराम से कंसिडर करेंगे। पता नहीं बाइक में लोग अपना साइलेंसर क्यों हटा लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है। दुनिया में उनको क्या तकलीफ है जो इतना हंगामा मचा के चलता है। हैमंड्स पोस्टुलेट वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे तो ऑलमोस्ट इस टाइप का स्टेटमेंट है। जैसे पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाले पार्ट की बात करेंगे। जैसे मान लो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन दे रखा, ऐसा मान के चलता है। तो इस केस में एक जगह रिएक्टेंट दे रखा है, दूसरा एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरा ग्राफ लेके चलते हैं। चलो मान लो ये दे रखा। तो इस केस में एक रिएक्टेंट दे रखा, एक प्रोडक्ट दे रखा, उसके अलावा हम लोगों के पास एक इंटरमीडिएट वाला पार्ट है और बाकी सारे के सारे पार्ट हम लोगों के ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट दे रखे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं, मतलब नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी। बी वाला पार्ट इंटरमीडिएट है और ए एंड सी ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट है। तो हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि इमेजिनरी स्टेट है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कमेंट करना जरूरी है। एक तो इमेजिनरी स्टेट है मालूम ही नहीं पड़ रहा कि एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मालूम ही नहीं पड़ रहा, तो फायदा क्या है, इसको डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में ऐसा बोला जाता है हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि कोई भी एक पार्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अपने आजू बाजू वाले दोनों पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब इसका आगे से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उस ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब जो भी एक स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस स्टेप के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब एक पार्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका रिएक्टेंट और उसी स्टेप का जो प्रोडक्ट है, उस ट्रांजिशन स्टेट में इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा। और उस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा जिसके तरफ से एनर्जी गैप कम है। मतलब ए वाले पार्ट के अंदर रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट बी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा, और उस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा जिधर का एनर्जी गैप कम है। तब ए वाले पार्ट का, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसका रिएक्टेंट के साथ एनर्जी गैप कम है। इसका मतलब ए वाले पार्ट के अंदर जो रिएक्टेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक हाइयर निकल के आएगा एज कम्पेयर टू बी। अगर सी की बात करें तो सी वाले ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग के पास बी और प्रोडक्ट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन उस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा जिसके तरफ से एनर्जी गैप कम होगा। मतलब सी वाले पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सॉरी बी वाले पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक सी वाले पार्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में एनर्जी गैप कम के बराबर है। तो इसी चीज़ को हैमंड्स पोस्टुलेट बोला जाता है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसको अब हम लोग लैंग्वेज में पहले डिस्कस करते हैं। ग्राफ वाली ये डायग्राम को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज में नोट करेंगे तो अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मेंशन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग सिंगल स्टेप के हिसाब से डिफिनेशन डालेंगे, ऑल्दो मल्टी स्टेप में भी इस चीज़ को अप्लाई करके काम कर सकते हैं, बट तुमको हर एक स्टेप के हिसाब से सोचते हुए काम करना है। पॉइंट मेंशन कर लो हैमंड्स पोस्टुलेट में, ट्रांजिशन स्टेट will have higher character of that species which is present at an या at lower energy gap कर लो, which is present at lower energy gap with it और स्पीसीज में मेंशन कर लेना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। स्पीसीज का मतलब रैंडमली किसी की भी बात नहीं कर रहे हम लोग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले पार्ट में उसका कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा जिसके साथ ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट का एनर्जी गैप कम निकल के आ रखा है। इस चीज़ को हम लोग हैमंड्स पोस्टुलेट बोलते हैं।
और एक छोटा सा सवाल है, ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपली ये है कि हम लोगों का इंटरमीडिएट कितना होगा, ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, और कितने स्टेप्स हैं, आरडीएस वाला पार्ट क्या है, और उसके अलावा किस में किसका कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा निकल के आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। चलो ध्यान दो। ओहो। ग्राफ नोट कर लो अपने कॉपी में। पहला सवाल, कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे। दूसरा सवाल, कितने इंटरमीडिएट्स होंगे। तीसरा सवाल, बाद में पूछते हैं। आज तीसरा सवाल, आरडीएस कौन सा स्टेप होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्राई करके देखो। चलो ध्यान दो। पहले वाले केस में अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट तो हम लोग के पास तीन है, ऑप्शन बी, डी और एफ वाला पार्ट। इसका मतलब तीन ट्रांजिशन स्टेट है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई वाला पार्ट इंटरमीडिएट है, क्योंकि ए वाला पार्ट तो रिएक्टेंट है और जी वाला पार्ट प्रोडक्ट है। मतलब टोटल दो इंटरमीडिएट होंगे, और जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही हम लोगों के पास ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट होते हैं। तो ये स्टेप 1 हो गया, यहाँ से स्टेप 2 वाला पार्ट हो गया, और यहाँ से स्टेप 3 वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। टोटल 3 स्टेप है, और स्टेप 2 वाले पार्ट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसका मतलब स्टेप 2 वाला पार्ट अपना आरडीएस आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया सवाल का जो नॉर्मली पूछा जा सकता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 वाले पार्ट में कौन सा आरडीएस हो सकता है। उसके अलावा फिर हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो बी वाला पार्ट है उसमें किसका कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जो डी वाला पार्ट है उसमें किसका कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और ई वाले पार्ट में किसका कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो बी वाले पार्ट में किसका कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए डायग्राम के हिसाब से। तो बी वाले पार्ट को देख के मालूम पड़ रहा है डायग्राम के हिसाब से ऑप्शन सी वाले पार्ट के बीच का एनर्जी गैप कम है। बी के अंदर सी और ए दोनों का ही कैरेक्टर होगा, लेकिन उन दोनों में जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे तब उसके इसमें आराम से बोल सकते हैं सी का एनर्जी गैप कम है, मतलब बी वाले पार्ट में सी का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो एक तो सी वाला पार्ट अपना हो गया बी के लिए। जब डी वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो डी वाले पार्ट में इंटरमीडिएट सी और इंटरमीडिएट ई इन दोनों का कैरेक्टर है। ज़्यादा कैरेक्टर किसका होगा, जिसके तरफ से एनर्जी गैप कम होगा। तो सी वाले पार्ट से हम लोगों के पास एनर्जी गैप कम है डी का, तो इसका मतलब डी वाले पार्ट में भी सी वाले पार्ट का ही कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और जब एफ की बात करेंगे तो एफ वाले पार्ट में ई एंड जी इन दोनों का कैरेक्टर होगा, और एनर्जी गैप जी के साथ कम है, इसका मतलब जी वाले पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक एफ वाले केस में ज़्यादा निकल के आ जाना चाहिए। ये आराम से हम लोग बोल के काम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट है जिसको हम लोग को कंसिडर करना होता है, मतलब एक पार्टिकुलर क्वेश्चन वाले पार्ट में। इन जनरल जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग उल्टा काम करते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखा तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को तो कंसिडर करेंगे, बट उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से उल्टा डायरेक्शन लेके चलते हैं। उल्टा डायरेक्शन लेके चलने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग
रिएक्शन के सारे स्टेप्स को लिखेंगे और उन स्टेप्स वाले पार्ट को लिखने के बाद हम लोग उसके बाद ये कंसिडर करना शुरू करते हैं कि इसका एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होगा। लेकिन जब एक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम दे रखा होगा तो उसके हिसाब से रिएक्शन में क्या आरडीएस रहा होगा, रिएक्शन में बाकी चीज़ें क्या रही होंगी, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इनफैक्ट जैसे हम जो जेई एडवांस का पैटर्न देखते हैं उसमें अभी तक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट पे ज़्यादा सवाल नहीं पुटअप किया गया है, मतलब उसमें ज़्यादा क्या, उसमें सवाल ही नहीं डाला गया बेसिकली। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक साल होगा, जब भी हो कोई ना कोई एक साल होगा जब एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाएगा। बस वो कब होगा इसका किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन में एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट को बहुत ही प्रॉपरली डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकते हैं। अगला टॉपिक बताया था इसमें सॉल्वेंट वाला पार्ट। तो एक सेकेंड रुक जाओ। लेक्चर 6 फिर हम लोग यहाँ पे लेक्चर 7 वाले पार्ट में आराम से सॉल्वेंट वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, किस टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को डाइपोल मोमेंट में मिल चुका है, बट बेसिक टर्म्स में हम लोग आराम से सॉल्वेंट वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं आराम से। हेडिंग डाल दो सॉल्वेंट। ध्यान दो, जैसे हम लोग जब सॉल्वेंट वाले पार्ट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जिस चीज़ में हम लोग सारे के सारे रिएजेंट्स वाले पार्ट को पुट अप कर रखे हैं। तो जैसे अगर हम लोग सॉल्वेंट का कंसिडरेशन लेके चलना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे मेन पार्ट हम लोग का यही डिस्कशन का होता है कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, और दूसरा जो भी हम लोग के टाइप ऑफ सॉल्वेंट आएंगे उस टाइप ऑफ सॉल्वेंट वाले पार्ट से हम लोग का पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। हम लोग को ये दो चीज़ें कंसिडर करते हुए चलनी होती है। मतलब एक तो ये पार्ट, इस सॉल्वेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, और दूसरा उस सॉल्वेंट से रिएक्शन वाले पार्ट में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। वैसे हम लोग इफेक्ट वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब अगर हम लोग इफेक्ट वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट से मतलब नहीं है। लेकिन सॉल्वेंट हम लोग जो भी क्लासीफाई कर रहे हैं जस्ट इसके अगले टॉपिक में, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट में सॉल्वेंट वाले पार्ट का क्या रोल हो सकता है, इस चीज़ का हम लोग आराम से डिस्कशन करके काम किया करेंगे। तो जैसे डाइपोल मोमेंट जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था उस टाइम पे एक चीज़ तुम लोगों को इतना तो ध्यान है ही सबको कि हम लोग के पास दो तरह का कंपाउंड था। एक कंपाउंड जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जीरो होता है इसका मतलब हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो हो गया इसका मतलब हम लोग पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं। तो जो हम लोग का सॉल्वेंट है बचपन से सुनते आ रहे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, ये चीज़ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी सुना होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला पार्ट, मतलब पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो अगर हम लोग उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को लेते हुए चले, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला पार्ट, तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ये पहले मालूम पड़ेगा, तभी तो हम लोग फिर जो सॉल्यूट वाला पार्ट उसके सॉल्युबिलिटी को कंसिडर कर पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट ये क्लासिफिकेशन होगा पोलर और नॉन पोलर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कशन में यूज़ भी करते हैं। जैसे हम लोग अगर मान लो कंपाउंड्स की बात करें, मतलब सॉल्वेंट्स की बात करें, तो सॉल्वेंट वाले पार्ट में सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन अपना उसमें ये पार्ट रहेगा कि हम लोग का डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जीरो हो जाए। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा इसका मतलब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरा केस हम लोग डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो कंसिडर कर सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो कंसिडर करेंगे मतलब पोलर सॉल्वेंट होगा, बट हम लोगों का जो कैलकुलेशन है या फिर हम लोग का जो कंसिडरेशन है इस पूरे कंसेप्ट में यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है कि केवल पोलर सॉल्वेंट होगा और केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। इसके अलावा भी हम लोग को कुछ छोटे छोटे कंसिडरेशंस को देखते हुए काम करना होता है। पोलर वाले पार्ट में हम लोग दो क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं। अब यहाँ वाले पार्ट में एक क्लासिफिकेशन कंपाउंड पोलर होते हुए प्रोटिक नेचर का है। प्रोटिक नेचर का मतलब वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं या वैसे कंपाउंड जो H+ दे सकते हैं। और दूसरा पार्ट
जो हम लोग एप्रोटिक नेचर का बोल सकते हैं। एप्रोटिक नेचर होने का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते या फिर जो H+ वाला पार्ट मीडियम में प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो हम लोग पूरे के पूरे सॉल्वेंट के सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इन जनरल अगर नॉन पोलर होता है तो उस केस में एप्रोटिक नेचर का ही होता है। तो उसमें पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक वाला पार्ट हम लोग को कंसिडर नहीं करना होता। अगर नॉन पोलर है तो जनरली वहाँ पे मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग को एप्रोटिक ही नेचर निकल के आएगा। अगर पोलर है तो पोलर में प्रोटिक और पोलर में एप्रोटिक, ये 3 पार्ट हैं जिसको हम लोग को कंसिडर करके काम करना होगा। ये 3 पार्ट नोट कर लो, और हर एक पार्ट का मतलब क्या है उस चीज को मेंशन कर रहा है। एक काम भी कर सकते हैं, इसी पार्ट में थोड़ा नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एक तो नॉन पोलर वाला पार्ट हो गया, और दूसरा इसके अलावा फिर हम लोग प्रोटिक वाले पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके अलावा ये प्रोटिक वाले पार्ट का यहीं पे डिफिनेशन डाल सकते हैं। प्रोटिक वाले पार्ट के नीचे मेंशन कर लेना, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कैन डोनेट H+। वैसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं या फिर H+ डोनेट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग आराम से पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और पोलर में भी प्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं। पोलर तो है ही, प्रोटिक अलग से है। और दूसरे वाले केस में दे कैन नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग, और अगर H बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो इन जनरल H+ वाले पार्ट से भी कंसिडरेशन हम लोग को इसमें नहीं रखना होता है। और डोनेट H+। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डिफिनेशन है, आराम से हो जाना चाहिए। और जब एग्जाम्पल वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग को कंसिडर करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 वाला पार्ट। CCl4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप वाला पार्ट टेट्राहेड्रल होगा, सारे के सारे बॉन्ड सेम है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत ही स्टैंडर्ड एक सॉल्वेंट होगा जो हम लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, CH2 वाले पार्ट में कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड सल्फर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर शेप, अगर लीनियर शेप है तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, मतलब आराम से यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात कर सकते हैं हम लोग CH2 वाले पार्ट में, कार्बन डाइसल्फाइड। तीसरा सॉल्वेंट जो हम लोग को यूज करना है, बेंजीन वाला पार्ट खुद भी यूज कर सकते हैं। मतलब बेंजीन वाला पार्ट एक रिएजेंट भी हो सकता है और बेंजीन वाला पार्ट सॉल्वेंट के जैसा ही बिहेव कर सकता है, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर सॉल्वेंट में आराम से कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। फिर उसके बाद जब हम लोग अगले कंपाउंड की बात करेंगे तो नेक्स्ट कंपाउंड में हम लोग हेक्सेन ले सकते हैं, तब एन हेक्सेन वाला पार्ट। तो एक नॉर्मल हेक्सेन वाला पार्ट भी कहीं कहीं सॉल्वेंट के जैसा आराम से यूज़ किया जा सकता है, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। एन हेक्सेन की जगह पे हम लोग साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जितने सॉल्वेंट दिखाई देंगे वो सारे के सारे हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट आराम से मेंशन कर सकते हैं। और उसमें और क्या ले सकते हैं, चलो ठीक है, 5-4 एजेंट बहुत है, इतना ही जनरली हम लोग यूज करके चलते हैं। दूसरा जब प्रोटिक वाले पार्ट की बात करेंगे तो प्रोटिक का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल H2O। एक चीज बताओ, वैष्णवी, H2O का शेप क्या होगा? नहीं वैष्णवी, आवाज नहीं आ रहा? अरे मान तू बता भाई, तू लेट आया है। लेट नहीं आया सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा, आंधी तूफान चल रहा है, झारखंड में अलर्ट कर दिया गया है।
क्या होगा बताओ, H2O का शेप क्या होगा? बेंट। अरे तुमसे तो पूछे नहीं थे, आर्यमान से पूछे थे। हाँ H2O सर का आता शेप, था, हाँ। अच्छा आता था पक्का? हाँ सर ये आता था। H2O का शेप बेंट होगा, और बेंट वाला पार्ट अगर हुआ तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो एक तो पोलर है, और दूसरा ऑक्सीजन। तो ये चीज़ ध्यान होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब केसेस को अगर कंसिडर करें, और सल्फर भी होता है, इन सब चार केसेस को कंसिडर करें, तो इन चार एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर ये चार एलिमेंट्स दे रखे होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से हो सकता है, और पोलर मॉलिक्यूल भी है, तो पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब आराम से हम लोग कंसिडरेशन में H2O को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। सिमिलर टाइप से हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं, कभी भी अल्कोहल लेंगे तो बेंड शेप ही आएगा, मतलब पोलर होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से कर सकते हैं, इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आराम से इस चीज को डाल सकते हैं। अब उसमें जैसे अल्कोहल में इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इन जनरल अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा केस, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल सकते हैं, आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल पोलर नेचर का निकल के आना चाहिए। अगर हम लोग अल्कोहल लेके चल रहे हैं तो अल्कोहल की जगह पे थायोल ले सकते हैं, RSH वाला पार्ट, इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट निकल के आएगा। अमोनिया लेके चल सकते हैं, अमोनिया वाला पार्ट भी सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर सकता है, अगर तो उस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जैसा ही रहेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जनरल केसेस हैं जिसमें सॉल्वेंट वाला पार्ट बेसिकली पोलर तो है, लेकिन पोलर होने के साथ साथ प्रोटिक नेचर का है। प्रोटिक नेचर का होने का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इस तरह के नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोलर होते हुए कंपाउंड के पार्ट को ए प्रोटिक रखना चाहते हैं। उसमें सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जो तुमको ध्यान रखना है, एसीटोन। एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन की बात करते हैं, ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल होगा, मतलब एग्जांपल तो और भी स्टैंडर्ड है, लेकिन ये एक पार्ट हमेशा ध्यान रखना होगा। एसीटोन वाले पार्ट में हम लोग पोलर मीडियम तो है, लेकिन पोलर होते हुए भी हम लोग उसमें आराम से ए प्रोटिक मीडियम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता, H प्लस डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि एसिडिकेशन बहुत कम होता है, अभी जस्ट ऑटोमराइजेशन वाले पार्ट में डिस्कस किया था, तो उस चीज़ को यहाँ पे आराम से अवॉइड करके चल सकता है। एसीटोन के अलावा कुछ और एग्जांपल्स होंगे, जैसे एक ईथर वाला पार्ट लिया जा सकता है। अगर मान लो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है, अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है तो आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी तो है, लेकिन हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद लेकिन और जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग को याद रखना है, वो एग्जांपल थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के हैं, और उनको थोड़ा ढंग से याद रखना विथ नेम। जैसे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 रिएक्शन शुरू करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का रोल आएगा। उसमें थर्ड एग्जांपल हम नीचे साइड मेंशन कर रहे हैं। एक तो हम लोग को DMF याद रखना है। DMF का मतलब हो जाता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसको ऐसा समझ लो, जैसे फॉर्मामाइड जो दिया, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब होता था SCOOH, तो अगर फॉर्मामाइड दिया इसका मतलब SC, और यहाँ वाले पार्ट में NH2 होना चाहिए, लेकिन डाई मिथाइल भी बोला है, तो डाई मिथाइल के लिए हम लोग का फॉर्मामाइड का मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए, तो इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 आराम से लगा के डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बनाया जा सकता है। नाम याद रखना है, DMF वाला पार्ट डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फिर उसके बाद दूसरा जो हम लोग को कंसिडरेशन लेना होगा, DMA ले सकते हैं, नाम ऊपर से रिलेट किया जा सकता है। पहले वाले केस में फॉर्मामाइड था, तो F के जगह A आ गया, तो उस केस में हम लोग आराम से एसिटामाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड में CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O हुआ करता था, एसिटामाइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन होगा, और इसके साथ साथ हम लोग 2 CH3 आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। ये डाई मिथाइल एसिटामाइड वाला पार्ट हो गया। और उसके अलावा नोट करते जाओ, स्ट्रक्चर नोट करो दोनों, फिर उसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉरी 5वें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरा जो सबसे स्टैंडर्ड नाम याद रखना है वो DMSO वाला पार्ट होगा। DMSO तो NCERT में भी दे रखा है, याद होना ही होना चाहिए। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में DMSO दे रखा, इसका नाम होता है डाई मिथाइल, और SO वाले पार्ट से सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड।
तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। सल्फोक्साइड है मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, और डाई मिथाइल का मतलब सल्फर के साथ 2 CH3 वाला पार्ट आराम से प्लेस कर सकते हैं। नोट करो। ये 3 स्टैंडर्ड नाम है, डीएमए, डीएमएफ और डीएमएसओ। इसके अलावा कुछ और नाम कहीं कहीं मिल सकता है, जैसे कहीं कहीं का मतलब एमएस चौहान में मिलेगा तुमको एक दो जगह पे। जैसे एक नाम है तुम्हारा क्राउन ईथर। क्राउन ईथर तो खैर नॉर्मल सा केस है। क्राउन ईथर वाले पार्ट में क्राउन के शेप में एक ईथर रह सकता है, तो जैसे ऐसा मान लो ऑक्सीजन वाला पार्ट का ईथर चेन है अगर, तो इस चीज को हम लोग क्राउन ईथर बोल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। मान लो 3 ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा होगा, तो भी इस तरह का स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। इस चीज को भी हम लोग क्राउन ईथर के केस में आराम से डाल सकते हैं। मतलब क्राउन ईथर मतलब हम लोग एक से ज्यादा ऑक्सीजन वाले पार्ट से अटैच्ड एक साइक्लिक चेन की तरह के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। जैसे 2 ऑक्सीजन अगर, तो 6 मेंबर रिंग में ऐसा स्ट्रक्चर आराम से मेंशन करके क्राउन ईथर बना सकते हैं। तो क्राउन ईथर का मतलब कोई एक पार्टिकुलर केस नहीं होगा। क्राउन ईथर का मतलब इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम लोग एक से ज्यादा रखे हुए हैं, और कार्बन चेन में 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बनाना आराम से बनाया जा सकता है। और एक जो यूनिक नाम दे रखा है एमएस चौहान में, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। एक बार सोच के देखो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक बार दिमाग लगा के देखो। जैसे ऊपर बहुत सारे नाम बताए हैं, तो उसके हिसाब से इसका भी नाम सोच के देखो। और गूगल मत कर लेना, ठीक है? सोचने बोला है, दिमाग लगा के देखो। एक तो सवाल में फॉस्फोरामाइड वर्ड दिया है यहाँ पे। तो फॉस्फोरामाइड का मतलब फॉस्फोरस से एसोसिएटेड अमाइड टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग का अमाइड का मतलब ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। तो अगर फॉस्फोरामाइड बोला है, इसका मतलब फॉस्फोरस से एसोसिएटेड नाइट्रोजन वाला पार्ट होना चाहिए। बट फॉस्फोरस वाले पार्ट से तो 3 बॉन्ड होता है नॉर्मली फ्री स्टेट में, तो 3 नाइट्रोजन हो सकता है। और हेक्सामिथाइल, तो देख के मालूम पड़ रहा होगा नाइट्रोजन पे 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है मतलब 2 मिथाइल, दूसरे पे भी 2 मिथाइल, तीसरे पे भी 2 मिथाइल। HMPA आराम से बोला जा सकता है। वैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान दो इस सारे नाम में, कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आगे एक और जगह सॉल्वेंट बताएंगे कुछ हम, उसमें भी सिमिलर टाइप के कैपिटल लेटर्स में नाम होंगे। जैसे यहाँ HMPA है, ऊपर वाले पार्ट में कैपिटल में DMSO है, यहाँ DMA है, यहाँ DMF है। हर जगह कैपिटल लेटर में नाम दे रखा। आगे जाने पे भी आएगा ये चीज़, जैसे PAA आएगा, PBA आएगा, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, MCPBA आएगा, फिर उसके अलावा परफॉर्मिक एसिड आएगा। इस तरह के भी नाम आएंगे जहाँ कैपिटल लेटर होगा। तो कैसे मालूम करेंगे, ये आगे आएगा जब हम लोग परऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, तब उसमें इस तरह का केस आता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि परऑक्सी एसिड क्या है और हम लोग का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, तो उसमें ये चीज़ देखना। जब भी कैपिटल लेटर में रैंडमली कुछ भी दे रखा होगा, कैपिटल लेटर में कुछ भी रैंडम नाम दे रखा होगा, तो इसका मतलब हम लोग शॉर्ट शॉर्ट मतलब ट्रिक टाइप का एक चीज बता रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा होता है, बस हम जो ऑब्जर्वेशन देखे उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। जब भी कैपिटल लेटर में रैंडमली कुछ भी दे रखा होगा, तब उस केस में समझ लेना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। जब भी कभी लास्ट लेटर ए होगा और थर्ड लास्ट लेटर पी होगा, हर जगह पे यही चीज पैटर्न में आ रहा है। लास्ट लेटर ए है, थर्ड लास्ट लेटर पी है, लास्ट लेटर ए, थर्ड लास्ट लेटर पी है, तो पर बेंजोइक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, यहाँ पे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मतलब बेसिकली परऑक्सी एसिड है। जो पर एसिड है उसका मतलब होता है परऑक्सी एसिड। तो जब भी कभी लास्ट लेटर ए देगा और थर्ड लास्ट लेटर पी देगा, तो उस केस में परऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है C के साथ OH। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग एक और ऑक्सीजन ऐड अप कर दे बीच में, तो इस चीज़ को परऑक्सी एसिड बोला जा सकता है आराम से। तो उसी केस में पर बेंजोइक एसिड, तो जैसे मान लो बेंजोइक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बना के चले हम लोग, तो बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर COH होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर। तो जब पर बेंजोइक एसिड बोलेंगे तो यहाँ पे OOH हो जाएगा, इसको पर बेंजोइक एसिड बोला जा सकता है। पर फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है एक कार्बन चेन वाला पार्ट, SCOOH। तो अगर पर फॉर्मिक एसिड बोलेगा तो उसके इसमें 3 ऑक्सीजन हो जाएगा और H वाला पार्ट कंसिडर कर सकता है। तो जब भी कभी कैपिटल लेटर में रैंडमली कुछ भी दे रखा होगा और लास्ट लेटर कैपिटल A, थर्ड लास्ट लेटर P है, तब उस केस में हम लोग का परऑक्सी एसिड है। लेकिन अगर रैंडमली कैपिटल लेटर्स में कुछ भी दे रखा, तब उस केस में उस चीज़ को हम लोग आराम से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इन सॉल्वेंट्स का थोड़ा नाम ध्यान रखना, जो यूनिक सॉल्वेंट बताए, HMPA या फिर DMSO, DMA और DMF, बहुत बार रिपीट भी होगा तो याद हो जाएगा। पोलर प्रोटिक के एग्जांपल्स का ध्यान रखना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस चीज को। और उसके अलावा फिर हम लोग सबसे शुरुआत में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, या फिर बेंजीन के जगह पे ऐसा ही स्ट्रक्चर और ले सकते थे। मान लो ऐसा दे रखा होता 2CH3 वाला पार्ट, मतलब हम लोग पाराजाइलिन की बात कर रहे हैं। जब बेंजीन के ऊपर 2CH3 होता है तो जाइलिन बोला जाता है उस चीज को। जब पारा पोजिशन हो गया तो पीजाइलिन या पाराजाइलिन आराम से बोल सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स को हम लोग आराम से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। इन सब का एप्लीकेशन हम लोग आगे के टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया करेंगे। सॉल्वेंट्स वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक शायद बोला होगा तुम लोगों को मेरे हिसाब से लिविंग ग्रुप। तो हेडिंग डाल दो इसके बाद, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप या फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी ही नाम रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और इस चीज़ को एक और नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी बोला जाता है। न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, ये टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जाता, बट ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था, उस टॉपिक वाले पार्ट में कुछ कुछ हम लोग छोटे छोटे रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। एक छोटा सा रिएक्शन ये मेंशन किया था, जैसे R के साथ Br दे रखा, और इसका रिएक्शन जब हम लोग OH माइनस के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के ऊपर OH ग्रुप आ गया था और उसके अलावा Br माइनस वाला पार्ट आ गया था। तो इस पूरे केस में जैसे हम लोग जो अपने बचपन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे, जिंक वाले पार्ट के साथ कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कराएगा और साथ ही साथ कॉपर का फॉर्मेशन कराएगा। तो जिंक वाला पार्ट बेसिकली कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके हटा दे रहा है। तो जो चीज़ एक कंपाउंड के अंदर से हट गया, बेसिकली कंपाउंड को लीव कर गया, उस चीज़ को हम लोग लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में RBr था, मतलब कार्बन चेन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप दे रखा था, उसको OH माइनस इलेक्ट्रॉन दे करके Br को हटाने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे जिंक वाला पार्ट कॉपर को रिप्लेस किया था। तो इस केस में OH माइनस भी सिमिलर टाइप से Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो R के ऊपर OH का एडिशन और Br माइनस वाला पार्ट अलग। तो बेसिकली R के ऊपर OH का एडिशन नहीं हुआ था, R के ऊपर OH माइनस का एडिशन हुआ था, इसलिए Br माइनस हटा था। तो जो भी कंपाउंड यहाँ पे एडअप हुआ, उसके वजह से दूसरे पार्ट को यहाँ से हटना पड़ गया। तो एक कार्बन चेन के ऊपर से अगर कोई कंपाउंड या कोई पार्टिकुलर ग्रुप रिमूव होता है, मतलब छोड़ के हट जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग आराम से लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन तो हम नहीं लिखा रहे, खैर लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन तो बहुत ही हमको लगता है घटिया टाइप का चीज़ होगा। जो भी ग्रुप किसी रिएक्शन के टाइम पे किसी कार्बन चेन से हट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। लेकिन लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में आता है, जैसे इसको अगर ये रिएक्शन नोट करना है तो रिएक्शन नोट कर सकते हैं। इस रिएक्शन वाले पार्ट में सिंपल सा रिएक्शन दे रखा है। इस पूरे कंपाउंड में जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के ऊपर जहाँ रिएक्शन हो रहा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उस चीज़ को सबस्ट्रेट बोला जाएगा। जो भी ग्रुप सबस्ट्रेट से रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब Br माइनस वाला पार्ट अपना
लिविंग ग्रुप आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो रिएक्शन। चलो ध्यान दो, तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट एक बार सॉल्व करके आना, उसको ढंग से रीड करके आना, क्योंकि एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर ढंग से देखो तो OH माइनस वाला पार्ट Br माइनस को हटा रहा है। OH माइनस और Br माइनस वाले पार्ट में अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो इस केस में ऋतिक बताओ भाई, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? बोल भाई ऋतिक जल्दी। भाग ही गया ये। अच्छा नहीं, भागा नहीं है। OH माइनस में और Br माइनस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? साहिल? हाँ सर। हाँ सर नहीं सर, आंसर बताइए सर जल्दी। हाँ सर कर रहा है, आंसर बता जल्दी। सर कुछ सुने ही नहीं सर, फोन आ गया था इस पे। गजब चपंडुक आदमी है। OH माइनस में और Br माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो OH माइनस। OH माइनस, चलो ठीक है। ऑक्सीजन वाले पार्ट से फ्लोरीन माइनस को कंपेयर करते तो उस केस में फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होता, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। और फ्लोरीन और ब्रोमीन में जब कंपैरिजन करते तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ता। तो जो ज़्यादा स्टेबल है, जैसे ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल F माइनस, उससे ज़्यादा स्टेबल Br माइनस, जो ज़्यादा स्टेबल है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब ऑक्सीजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले दिन भी डिस्कस किए थे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में, बोला था वही चीज़ आगे एक्सटेंड होगा, केवल धीरे धीरे करके एक्सटेंड होता जाएगा। तो इन दोनों में OH माइनस अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म में बोल रहे हैं तो बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, जबकि Br माइनस वाला पार्ट पुअर बेस है या वीकर बेस है। तो दिख रहा है हम लोग इस पूरे रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर बेस वाला पार्ट वीकर बेस में कन्वर्ट हो रहा, तभी जाकर रिएक्शन फिजिबल है। तो अब हम लोग इसी वीक बेस वाले नेचर को या फिर बेसिक स्ट्रेंथ के पुअर होने के नेचर वाले पार्ट को आराम से लिविंग ग्रुप एबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। अगर OH माइनस वाला पार्ट Br माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जो भी वीक बेस होगा वो सारे के सारे लेस रिएक्टिव होंगे, और अगर लेस रिएक्टिव होंगे तो कंपाउंड को छोड़ने में आराम से रेडी हो सकते हैं। तो सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से रिलेट कर देंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट है, वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। जितना बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा उस केस में लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। जितना वीक बेस होगा उतना नॉन रिएक्टिव होगा, वो आराम से बॉन्ड को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो सकता है, उसको सामने वाला कोई भी आराम से रिप्लेस करने की टेंडेंसी में आ सकता है। तो वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप एक सिंपल सा कंसिडरेशन है। बेसिकली हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट उल्टा लिविंग ग्रुप एबिलिटी आएगा। जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। एक सिंपल सा कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे लेते हुए चल रहा है। तो इस पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में जैसे मान लो कि अगर हम लोगों को सवाल ऐसा बोला, क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी फटाफट ट्राई करो। सबसे वीकेस्ट बेस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा,
तो इन चारों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो अलोंग द पीरियड कंपैरिजन कर रहे हैं। अलोंग द पीरियड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से काम करेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो जितना ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इजीली हटने की टेंडेंसी में होगा। वहीं से बेसिक स्ट्रेंथ भी निकल के आता था। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप 4 वाला पार्ट, फिर उसके बाद 3 वाला पार्ट, फिर 2 वाला पार्ट और फिर 1 वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा सवाल नोट करो। और कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो पूछते चले जाना। बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, बट अगर दिक्कत होगा तो पूछते चले जाना। क्या कुछ बोल रहा था क्या कोई? सेकेंड वाले केस में अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग साइज का फैक्टर देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोगों के पास आयोडीन माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना स्टेबल बेस उतना ही वीकर बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। मतलब 4 3 2 1 ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखो, 4 भी ट्राई करके देखो। जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। दो चार नए लोगों से पूछते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे छुप जाते हैं नाम में। यशी से तो सवाल पूछ ही चुके बहुत बार, वैभव से पूछ चुके हैं, सूरज से पूछ चुके हैं, सोनाली से पूछ चुके हैं, स्नेहा से पूछा जा चुका है। हाँ स्नेहा बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। स्नेहा यस सर, अभी कर रहे इतना टाइम खोटी करवाएगी जी। शिवम से पूछ चुके हैं, सौरभ से नहीं पूछे। सौरभ 4 नंबर तो बताएगा। बताओ भी स्नेहा, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं खराब करवाने का है। सर 1 4 सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। उसके बाद 4 4। उसके बाद सर लास्ट में 2 होगा और लास्ट में 2 होगा मतलब? लास्ट का 2 होगा और H2OH में थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा चलो कोई बात नहीं।
पहला ही गलत है। सम्मी, भाई सम्मी थोड़ा शाही अंदाज में बताओ आंसर, गलत मत बता देना, बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। बोलेगा ही नहीं ये। प्रीति, सर बना रहे हैं। इतना टाइम लगेगा बनाने में जी? राहुल कालिंदी, 4 वाला पता है सर, क्या 4 वाला पता है। इतना मार मारेगा ना, घटिया सवाल है। 4 वाला पता है। कुणाल, अच्छा बीच में 1-2 लोग और भी थे। पंकज, जिससे हम सवाल नहीं पूछ रखे इन पास्ट कभी, उनसे पूछ रहे सवाल। पंकज बता भाई। निशांत, क्या बोला अभी, जल्दी बोल। हाँ, कृष्णा, कृष्णा जल्दी बताओ। बहुत टाइम खराब कराता है। कुणाल, बोल भाई जल्दी। बताएगा जी कि नहीं बताएगा? बताने की मूड में नहीं है। मोहन से तो सवाल सर पूछ। 1 वाला लास्ट होगा क्या? 1 वाला लास्ट होगा? नहीं। हर्ष, अभी हर्ष आवाज आ रहा है? भास्कर, पहले वाले का आंसर किसी से नहीं निकला। डूब मरो सब पे सब जाकर के। बारिश का मौसम आ गया है, बाढ़ बाढ़ आएगा कहीं ना कहीं, डूब मरना तुम लोग जाके। आयुष, सर लास्ट में OH होगा, सेकंड लास्ट में CH 3C डबल O पहले माइनस। पहला पहला बता ना, पहले ऑर्डर बता ना। सर 3 तो मैं कंफ्यूज हूँ। आर्या, OH होगा सर पहले, सबसे पहला कौन सा? OH। पहला OH 4 नंबर? नहीं भैया गलत है ये तो। शिवम बता भाई। सर H2O को छोड़ के बताएं। H2O को छोड़ के बता। अरे भाई कहाँ से आया है तुम लोग सबके सब? कौन बता सकता है ऑर्डर, यही बता दो हमको। सर किसको लगता 3 है कि पूरा? नहीं, हमको नहीं सुनना है तुम्हारा ऑर्डर। कौन ऑर्डर बता सकता है, यही बता दो। ये बताओ सर। 3 1 2 4 5। लिविंग ग्रुप एबिलिटी बता रहे हैं ना? यस। 3 उसके बाद 1 उसके बाद 4 नहीं 3 1 2 2 3 1 2 हाँ 4 5। 4 5। हाँ ठीक है, ऑर्डर तो देख के ठीक लग रहा है।
31245। अरे भाई हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ही तो कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। अगर मान लो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो तुम लोग को ऑर्डर में प्रॉपरली लिखवाया हुआ है रूल कि अगर नेगेटिव चार्ज या डोनर एटम अलग अलग है तब उस केस में साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम लोग, और अगर डोनर एटम वाला पार्ट सेम है तब उस केस में साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, हम लोग इफेक्ट्स वाले पार्ट पे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट चेक करते हैं पहले। मान लो जैसे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते वक्त पहले वाले केस में ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे O माइनस, दूसरे वाले केस में बेंजीन रिंग वाले पार्ट के ऊपर O माइनस, थर्ड वाले केस में नॉर्मल H2O दे रखा, फोर्थ वाले केस में OH माइनस दे रखा और फिफ्थ वाले केस में RO माइनस दे रखा। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, बाकी तीनों में नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बाकी तीनों पार्ट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बाकी तीनों पार्ट, ऐसा बोला जा सकता था। बट हम लोग को ये भी तो देखना है कि यहाँ वाले पार्ट में कोई चार्ज है कि नहीं है। मान लो कि एक H2O है और हम लोगों का एक निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन दे रखा, तो न्यूट्रल ऑक्सीजन में और निगेटिव वाले ऑक्सीजन में डेफिनेटली निगेटिव चार्ज ही ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखा। नहीं तो उसको ऐसा समझ लो कि CH3COH वाला पार्ट जो है वो एसिड है और वाटर वाला पार्ट न्यूट्रल है। जब एसिड से हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे H+ को हटा करके, तो पहले ये एसिड था, मतलब pH स्केल में H2O से लोअर वैल्यू पे आ रहा था। जैसे ही इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे तो कंजुगेट बेस अगर जैसे CH3COOH H2O से अगर लेस H2O से लेस pH पे है, मतलब ज़्यादा एसिडिक है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो हायर वैल्यू पे निकल के आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ में। तो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन में और एक निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन में डेफिनेटली निगेटिव चार्ज वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, एनी हाउ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच करके ले आया है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस में अगर हम लोग इन सब में कंपैरिजन करना शुरू करें तो पहले वाले केस में हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले केस में नेगेटिव चार्ज है, तीसरे वाले केस को छोड़ के चौथे पांचवें वापस से नेगेटिव चार्ज है। मतलब H2O अगर न्यूट्रल है तो सबसे वीकेस्ट बेसिक नेचर का होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। न्यूट्रल से बेसिक स्ट्रेंथ किसी का कम नहीं हो सकता। जहाँ भी नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ निकल के आएगा ही आएगा, क्योंकि एटम वाला पार्ट सेम दे रखा है। तो एक चीज़ मालूम पड़ गया हम लोगों को कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हम लोग का थर्ड वाला पार्ट तो सबसे लास्ट होना चाहिए। अब बाकी को अगर कंपेयर करें हम लोग तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज कहीं नहीं जा सकता रेजोनेंस में, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज कहीं नहीं जा सकता रेजोनेंस में, बट फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर पहला और दूसरे में रेजोनेंस हो सकता है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। फिनॉक्साइड आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में तुम लोगों को 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, इसमें बोला था स्कूल के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है। कार्बोक्सिलेट आयन वाले पार्ट में हम लोगों के पास -m इफेक्ट जैसा पार्ट ऑपरेट कर रहा है, जबकि फिनॉक्साइड आयन वाले पार्ट में केवल रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। तो -m नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना वीक बेस, इसका मतलब 1 वाला पार्ट वीकर बेस होगा और उसके अलावा सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। OH- और RO- को जब कंसिडर करेंगे तो दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कहीं रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन चेन का +I ले सकते हैं। +I वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आराम से इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकल के आएगा, फिर फोर्थ का नंबर निकल के आना चाहिए। तो हम लोग का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। 3 सबसे ज़्यादा, फिर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में 5 वाले पार्ट को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो इन जनरल नेगेटिवली चार्ज से लोअर बेसिक स्ट्रेंथ में ही रहेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए आराम से काम कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बुकलेट सॉल्व करो। तुम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है, बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। जिस दिन बोकारो लौट गया ना, तुम लोग का स्वागत कर देंगे हम अच्छे से। पहले उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में तुमसे जवाब नहीं पूछेंगे, बहुत घटिया सवाल है ये भी। अगर नहीं बन रहा तो छोड़ दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, कोई फायदा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी 1 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 2 वाले पार्ट में होगा, मेरे हिसाब से 1, 3, 2। पर फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जो भी डाउट है आराम से पूछ लो। चलो अगर डाउट नहीं है तो
क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में हम लोगों का लिविंग ग्रुप एबिलिटी 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में लिविंग ग्रुप एबिलिटी 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिक्स वाले पार्ट में हमको मालूम था कि इसमें डाउट होगा ही होगा। जब भी कंपैरिजन करते हैं तो तुम लोग सीधा रेजोनेंस पे आ जाता है। रेजोनेंस पे नहीं आना होता है, पहले डोनर एटम देखा करो। यहाँ Cl माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन माइनस है। O माइनस में और Cl माइनस वाले पार्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल F माइनस है, F से ज़्यादा स्टेबल Cl माइनस है। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना वीक बेस, जितना वीक बेस उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। रेजोनेंस होने से एलिमेंट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, बट रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ता है। जो आयन नेगेटिव चार्ज बना उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गया। हो सकता है कि जैसे मान ले किसका डाउट था वैसे ये? क्या? मोहन का डाउट था। चलो ठीक है। जैसे मान लो मान लो अनुज वत्स जो है वो अभी लॉकडाउन में खूब खाया, बट कितना भी खाएगा तो आदर्श से मोटा हो पाएगा क्या? बताओ भी मोहन। नहीं सर। जानते नहीं। चांस नहीं है ना? एग्जैक्टली यही चीज है कि अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा मतलब खाना खा रहा है, तो अनुज वत्स जो है वो कितना भी खाना खा ले Cl माइनस आदर्श के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं है। तो Cl माइनस वाला पार्ट पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। खाना खाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कार्बोक्सिलेट आयन को। ओवरऑल उसका स्टेबिलिटी कम ही रहेगा। ये एक चीज का ध्यान रखो। नेगेटिव चार्ज पहले कौन से एटम पे है ये देखो। एक कौन से आदमी को हम लोग कंपेयर करा रहे हैं, अनुज वत्स को कंपेयर करा रहे हैं आदर्श से। भले ही साथ में रहता है, भले ही ज्यादा खाना खा रहा होगा लॉकडाउन में, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? आदर्श से, जो क्लास करते हुए भी घर में मम्मी से खाना मांग के खाता है। तो इस कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। पहले एटम देखो, एटम देखने के बाद फिर बाकी सारे इफेक्ट्स को देखो। इफेक्ट होने से एक नॉर्मल जो स्टेबिलिटी होना चाहिए था, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आना चाहिए था, उससे कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी निकल के आ जाता है। लेकिन उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एरोमेटिसिटी के केस में एकदम से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो इसका एक और तरीका तुम लोगों को कभी मेंशन किया था। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है और HCl है, तो इन दोनों में एसिडिक एसिड कंपेयर करो। HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? तो बचपन से सुनते आ रहे कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जिस एसिड का मतलब जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंजुगेट बेस वाला पार्ट वीक नेचर का होता है। तो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना है इस पार्टिकुलर पॉइंट का। Cl माइनस वाले पार्ट में और कार्बोक्सिलेट आयन वाले पार्ट में हम लोग पहले डोनर एटम वाला पार्ट देख रहे हैं, या जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस चीज को देख रहे हैं, तब जा करके फिर हम लोग बाकी कंसिडरेशंस को लेकर के चलेंगे। बाकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। पॉइंट्स तो खैर क्या ही है, एक नाम थोड़ा ध्यान रखना है, 2-3 नाम। जैसे हम लोग इन जनरल ऑक्सीजन वाले पार्ट को अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं मानते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन वाले पार्ट को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब O माइनस वाला पार्ट अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ना OH माइनस होता है ना RO माइनस होता है। ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है।
बट अगर किसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट को इस पार्टिकुलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज के ऊपर 2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है और उसके अलावा सल्फर से एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है और उसके ऊपर एक CH3 वाला पार्ट, तो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज़ को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टोसाइलेट बोलते हैं। और टोसाइलेट बोलने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि ये जो पीछे का ग्रुप है यहाँ से लेकर के आगे तक का, मतलब ये पार्ट, इस चीज़ को टोसाइल ग्रुप बोला जाता है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ टोसाइल ग्रुप है, तो लिखने का तरीका ही यही होगा, OTS लिखने का तरीका होता है। टोसाइलेट ग्रुप मतलब OTS से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आराम से रख सकते हैं। ये चीज़ नॉर्मली Br- से अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था, उधर ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज था, तो भले ही एटम्स अलग है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि सल्फर के साथ वहाँ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से उसके साथ इसका रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू Br-, तो Cl- से तो अच्छा लिविंग ग्रुप रह ही जाएगा। एक ये एग्जांपल ध्यान रखना है जिसको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप, और उसमें एक कंपाउंड है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ हम लोग मतलब एक तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे ही लगाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, बट ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ना होके यहाँ पे CF3 होता है, कार्बन ट्राइफ्लोराइड वाला पार्ट। और तुम लोगों को शायद एक चीज याद होगा, CF3 वाले पार्ट में हम लोग टर्म मेंशन करते हैं नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, तो रेजोनेंस तो था ही प्लस नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट भी था, इसलिए ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और इस चीज़ को कॉमन लैंग्वेज में ट्रिफ्लेट बोला जाता है और इसको डिनोट करने का तरीका होता है OTF, मतलब ट्रिफ्लेट लिख रहे हैं तो इसीलिए हम लोग आराम से ऑक्सीजन के साथ TF वाले पार्ट को मेंशन कर रखे हैं। ट्रिफ्लेट लिखने का ये तरीका कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों लिविंग ग्रुप्स के नाम मेंशन कर लो। और भी इस तरीके के नाम होते हैं लेकिन वो सब अपने नाम काम के नहीं होते। जैसे अगर मान लो यहाँ CH3 था, तो CH3 की जगह पे अगर हम लोग NO2 लगा देते हैं तो वहाँ पे हम लोग टर्म नॉसिलेट यूज करना शुरू कर देते हैं। Br लगाते हैं तो ब्रोसिलेट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो सब नाम अपने काम के नहीं है। एक ट्रिफ्लेट वाला काम का है और दूसरा टोसाइलेट वाला पार्ट अपने काम का स्ट्रक्चर है। ये दो स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान रख के काम करना। एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और दूसरा हम लोग के लिए सुपर लिविंग ग्रुप है, मतलब बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आज के लिए क्लास हम यही पे एंड कर रहे हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब डिस्कशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला डिस्कशन होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। दूसरा हम लोग छोटा सा एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट पेज के सबसे लास्ट में लिखेंगे, उस चीज का डिस्कशन एक्चुअल में है थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट, बट हम लोग को यहाँ पे यूज पड़ेगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है उस चीज़ का डिस्कशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग प्रॉपरली रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू कर लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग का जो ऑर्डर चलेगा कि पहले ये रिएक्शन वो रिएक्शन, तुम्हारे एनसीईआरटी से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या सीक्वेंस दे रखा है टॉपिक का वो अलग चलेगा, मेरा एक जनरल तरीका चलेगा। हर एक चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड है तुमको समझ में आती चली जाएंगी। हम लोग उस जनरलाइज फॉर्म में काम करेंगे। हाँ ये है कि जब उस चीज़ को सीखना शुरू करेंगे तो तुमको टाइम के साथ मालूम पड़ जाएगा कि जो भी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में आइदर प्रिपरेशन में दे रखा है, नहीं तो रिएक्शंस में दे रखा है किसी न किसी टॉपिक में। तो हम लोग उसको जनरलाइज में भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अल्काइल हैलाइड करके एक टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में पहला, तो उसके रिएक्शंस हम लोग एक ही जगह पे मेंशन कर लेंगे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। अल्कोहल के केस में भी सेम टाइप का कंसिडरेशन होगा। अल्केन अल्कीन अल्काइन में भी इन जनरल जो रिएक्शंस का पार्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से और कार्बोनिल कंपाउंड में, लेकिन हम लोग उसको जनरलाइज फॉर्म में ही डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग टॉपिक वाइज आराम से काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा फिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का भी डिस्कशन शुरू कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन दोनों टॉपिक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके अलावा सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर हम लोग का जीओसी का बचा हुआ था कुछ टॉपिक। ठीक है, उस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट बचा हुआ था, उस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बोलो जल्दी, और कोई डाउट?
चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।